सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल कॉमिक्स की तरह ही डीसी के अंदर भी हमने काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ देख रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं उनके कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की के अंदर। और उन्हीं में से मैक्सिमम एंटिटीज़ एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ईविल हैं, जिनके ऊपर अपन आज नज़र डालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डीसी कॉमिक्स के ही टॉप 10 मोस्ट ईविल कॉस्मिक एंटिटीज़ की बात करने वाले हैं। नौ चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि डीसी में काफ़ी सारे ईविल एंटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से उनमें से सिर्फ 10 को तो अपन चूज़ नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई मल्टीपल कैरेक्टर्स को मैंने एक पोजीशन पे स्टैक करने की कोशिश की है। तुम लोग जैसे जैसे वीडियो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर लिस्ट में नंबर 1 पे हो वही सबसे ज़्यादा ईविल हो। तो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तो प्रेजेंस के द्वारा क्रिएट किए गए सबसे पहले एंजल्स में से एक था लूसीफर, जो बेसिकली आगे चल के हमें कह सकते हो कि हेवन के अगेंस्ट रेबेलियन खड़ा करते हुए नजर आता है, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ी वॉर हुई थी जिसमें लूसीफर और बाकी जो रेबल एंजल्स थे वो माइकल डिमर्गस और उसके आर्मी के अगेंस्ट हार जाते हैं। तो लूसीफर को हेल में भेज दिया जाता है, जहाँ फिर काफ़ी टाइम बाद जब ह्यूमंस का आना शुरू हुआ तब लूसीफर ने उन ह्यूमंस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना चालू किया ताकि वो देख सके कि उसके फादर की क्रिएशन किस तरीके से काम करती है, जिसके मेथड उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे। और इसी वजह से उसे कह सकते हो कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार को एक काफ़ी इविल एंटिटी के तौर पे डिपिक्ट किया गया। ऑल्दो कॉमिक्स में आगे चल के लूसीफर मोर लाइकली हमें एक न्यूट्रल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला, बट अगर रिसेंट इंट्रेशंस की बात की जाए तो डार्क क्राइसिस के इवेंट के दौरान हमें ये बताया गया कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट डार्कनेस का ही एक कह सकते हो कि एस्पेक्ट निकल के आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक प्योरली इविल कैरेक्टर है, एक प्योरली इविल एंटिटी है। नंबर 9, रिफ्ट। सो बेसिकली जब डीसी का मेन यूनिवर्स और माइलस्टोन आपस में कोलाइड हो रहे थे उसी टाइम रिफ्ट की क्रिएशन हुई, विच वाज द मेन कनेक्शन बिटवीन द टू। जहां फ्रेड विंस्टन पहले तो बस एक नॉर्मल मेल कैरियर रहता है, बट स्पेसिफिक एनर्जी एक्सपोजर में आने की वजह से अब वो खुद को दो वर्ल्ड्स के बीच में टेलीपोर्ट कर सकता था, पोर्टल कर सकता था। जहाँ एक टाइम पे वो दो लाइफ जी रहा था, मेट्रोपोलिस और डकोटा सिटी में, और इसी वजह से उसे इंजोमिया होता है जो चीज़ उसे मेंटली अफेक्ट भी करती है। इसी वजह से वो खुद को एक लैब में सबमिट करता है और इसी वजह से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, जिसके बाद क्रिएशन हुई रिफ्ट की, जो एक रियलिटी अल्टरनेटिंग लिविंग एंटिटी था जो हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा ईविल देखने को मिला था। अब इवेंचुअली ये टोटली तो एक ईविल कैरेक्टर नहीं था, इसके इंटेंशन ईविल हमें देखने को मिले थे जो उसके मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, जहां ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था और उसका काम यही था कि वो बेसिकली दो वर्ल्ड्स को आपस में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि ये सभी चीज़ें रुक जाएं। इवेंचुअली थिंग्स थोड़ी डिफरेंटली प्ले आउट होती हैं, बट ओवरऑल चीज़ें कह सकते हो कि स्टेबल होते हुए हमें नजर आई। बट उस बेसिस से अगर देखा जाए तो रिफ्ट कहीं ना कहीं हमें एक ईविल एंटिटी के तौर पर देखने को मिला था। नंबर 8, पैरालैक्स। तो बेसिकली जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई उसी के कुछ टाइम बाद कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी एग्जिस्टेंस में आए, जिन्हीं में से एक निकल के आता है पैरालैक्स, जो बेसिकली हमें फियर के कह सकते हो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखने को मिला था। जिसका मतलब ये है कि पैरालैक्स डीसी के इमोशनल स्पेक्ट्रम एंटिटीज़ में से एक है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं में से एक है पैरालैक्स जो बेसिकली फियर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से पैरालैक्स हमें डीसी कॉमिक्स के मोस्ट ऑफ द स्टोरीज के अंदर एक ईविल एंटिटी के तौर पर देखने को मिला है, जहाँ इसी की वजह से येलो लैंटर्न कॉर्प्स की क्रिएशन हुई थी जो एक सुपरविलेंस की टीम है। इसी की वजह से हैल जॉर्डन अनस्टेबल हुआ था और आगे चल के हमें एक विलन में कन्वर्ट होते हुए नजर आता है क्योंकि उसे पैरालैक्स ने पजेस किया था। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो पैरालैक्स कह सकते हो कि उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से निकल के आता है कि उसे एक इविल एंटिटी के तौर पे डिपिक्ट किया गया है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इमोशनल स्पेक्ट्रम एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे कह सकते हो कि कंप्लीटली इविल हैं, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो उन कैरेक्टर्स को भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 7, एक्लिप्सो। सो बेसिकली एक्लिप्सो हमें गॉड के रैथ के ओरिजिनल स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के तौर पे देखने को मिला था, बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि एक्लिप्सो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट देखने को मिला था, जिसके वजह से एक्लिप्सो को काफ़ी बार कॉमिक्स में एक ईविल सर्वेंट ऑफ गॉड के तौर पर भी डिपिक्ट करके दिखाया गया है। एंड इवेंचुअली इसी वजह से आगे चल के एक्लिप्सो को गॉड के रैथ के पोजीशन से हटा दिया जाता है, जिसके बाद उसकी जगह ली स्पेक्टर ने, एंड इवेंचुअली देन एक्लिप्सो आगे चल के बेसिकली केओस का एक एजेंट बनते हुए हमें नजर आया, जो प्योरली खुद को एक इविल एंटिटी में कन्वर्ट कर चुका था। जिसके बाद अगर देखा जाए तो एक्लिप्सो हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर विलेन के तौर पे देखने को मिला है, जो मल्टीपल टाइम काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से भिड़ चुका है, और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम गोल यही रहता है कि उससे गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म करना है ना। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ साफ क्लियर हो जाती है कि एक्लिप्सो हमें एक प्योरली इविल एंटिटी के तौर पर देखने को मिला है। बट एक्लिप्सो इज़ नॉट द ओनली वन यहाँ पे, कि अगर देखा जाए तो हमें और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे देखने को मिले हैं जो सर्वेंट ऑफ गॉड तो निकल के आती हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा ईविल रहे हैं अपने इंटेंशंस को लेके, सच एज साइनार एंड डी क्रिएटर।
नंबर 6, मिस्टर मिसफ्लिक। अब मिस्टर मिसफ्लिक हमें फिफ्थ डायमेंशन के एक इम्प के तौर पे देखने को मिला है, जहाँ फिफ्थ डायमेंशनल एक इंटर डायमेंशनल रियलिटी है जो स्पेस और टाइम के आउटसाइड एग्जिस्ट करती है। अब चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि मिस्टर मिसफ्लिक ट्रूली तो एक ईविल एंटिटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके इंटेंशंस हमें ईविल ही देखने को मिले हैं, और वो सुपरमैन के एक सुपर विलन के तौर पर हमें अपीयर होते हुए नजर आया है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो ना ही ऑमनीपोटेंट है, जो बेसिकली लॉजिक को मैनिपुलेट कर सकता है, फंडामेंटल रियलिटी को मल्टीवर्स स्केल पे कह सकते हो कि मैनिपुलेट कर सकता है। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे आने के बाद तो मिस्टर मिसफ्लिक की जो कह सकते हो कि अलाइनमेंट रही है वो हमें न्यूट्रल होते हुए नजर आई है, बट अपने लास्ट इटरेशन यानी कि रीबर्थ के अराउंड हमें फिर से वो एक ऐसे एंटिटी के तौर पे अपीयर होते हुए नजर आया जिसके इंटेंशंस ईविल थे। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिस्टर मिसफ्लिक को अपन एक ईविल कॉस्मिक एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 5, टाइम ट्रैपर। अब टाइम ट्रैपर हमें एक प्योरली ईविल पावरफुल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला है, जो एग्जिस्ट करता है एंड ऑफ टाइम में, जिसकी ओरिजिन तो हमें पता नहीं है। ये काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर निकल के आता है, जिसके बारे में बताया गया है कि एक ऐसा सेंटिएंट अल्टरनेट क्रिएचर है जो बेसिकली टाइमलाइन के हिसाब से खुद की हिस्ट्री को भी चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी भी चेंज होती जाती है। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैपर स्पेस और टाइम से बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है, ये स्टोरीज को एक हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैपर एक काफ़ी ईविल कैरेक्टर निकल के आता है, जो कई बार लीजन सुपर हीरोज और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट जाते हुए हमें नजर आ चुका है, बट ओवरऑल इस कैरेक्टर को मैच कर पाना, इस कैरेक्टर की एबिलिटीज को मैच कर पाना नियरली इम्पॉसिबल निकल के आता है। जहां ओवरऑल तो टाइम ट्रैवलर तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टाइम मैनिपुलेटर निकल के आता है, बट इसकी एबिलिटीज़ और इसके इंटेंशंस इसे काफ़ी ज़्यादा ईविल दिखाते हैं, जिसकी वजह से ही काफ़ी सारे डिफरेंट इटरेशन के अंदर टाइम ट्रैपर को एक प्योरली ईविल एंटिटी के तौर पर डिपिक्ट करके दिखाया जा चुका है। नंबर 4, मैंड्रैक। ओरिजिनली नोन एज डार्क स्नोवू। बेसिकली मैंड्रैक हमें ओवरवर्ल्ड के एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के तौर पे देखने को मिला था, जिसे भेजा गया था डीसी कॉस्मोस के फ्लॉ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड इवेंचुअली उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो आगे चल के वो जब डीसी के स्टोरीज से इंटरेक्ट करता है तब वो खुद को करप्ट होते हुए पाता है, जिसके बाद हमें वो बनते हुए नजर आया था डार्क मॉनिटर। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंड्रैक हमें स्टूपिडली ओवर पावर देखने को मिला था, जो एक मेटाफिक्शनल बीइंग था जो कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज पे फीड करता था, एंड इवेंचुअली इसी वजह से वो हमें एक प्योरली ईविल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला। इवेंचुअली आगे चल के इसका सामना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से होता है, एंड सिंस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास प्लॉट मैनिपुलेशन की एबिलिटी थी तो वो बेसिकली डार्क स्नोवो को वापस ओवरवर्ल्ड में भेज देता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंड्रैक या फिर कहो कि डार्क स्नोवो हमें प्योरली एक ईविल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला था, जो करप्ट होने के बाद इवेंचुअली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 3, मैगाडॉन। अब मैगाडॉन हमें एक इमेंसली पावरफुल लिविंग वेपन के तौर पे देखने को मिला था, जिसे क्रिएट किया था डीसी के ओल्ड गॉड्स ने बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ टू डिस्ट्रॉय इट, जिससे हमें पता चलता है कि मैगाडॉन कितना ज़्यादा ईविल कैरेक्टर निकल के आता है, ईविल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो बेसिकली हमें एक लिविंग वेपन के तौर पर देखने को मिला था, जहाँ काफ़ी टाइम तक ये अनएक्टिव था, बट एक सर्टेन इवेंट के दौरान इसकी कॉन्शियसनेस से वापस मिली, जिसके बाद ये बेसिकली कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है, जिस चीज़ के बारे में एक हेवन के एंजल को पता चलता है, एंड देन वो हेवन से कह सकते हो कि मदद लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। तब उसे ये पता चलता है कि हेवन ऑलरेडी इस वॉर में जो है हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेगाडॉन के सामने टिक नहीं सकते हैं, एंड मेगाडॉन इवेंचुअली कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेगाडॉन हमें कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला था, एंड ये ट्रूली एक ईविल एंटिटी निकल के आता है। ऑल दो चीज़ें कह सकते हो कि स्टेबल हो जाती है प्लॉट आर्मर की वजह से, बट ओवरऑल बेसिकली मेगाडॉन एक काफ़ी ज़्यादा ईविल कॉन्सेप्ट था, जो कॉमिक्स में सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिला था। नंबर 2, एम्प्टी हैंड। नो एम्प्टी हैंड हमें एक इमेंसली पावरफुल ईविल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला था, जो एंड ऑफ ऑल थिंग्स है, जहां बेसिकली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली एम्प्टी हैंड हमें एक मेटाफिक्शनल कॉन्सेप्ट के तौर पे देखने को मिला था, जो रिप्रेजेंट करता था डीसी कॉमिक्स के रीडर्स को, जो डीसी कॉमिक्स के रीडर्स की ही इंबॉडीमेंट था, जिसकी वजह से वो हर चीज़ों को एंड कर सकता था, हर चीज़ों को कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस से मिटा सकता था, जो चीज़ ओरिजिनली उसे कह सकते हो कि एक न्यूट्रल अलाइनमेंट में लाके खड़ा करती है। बट देन डार्क क्राइसिस में हमें ये रिवील होता है कि एम्प्टी हैंड और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट डार्कनेस ही राइट हैंड है, यानी कि वो ग्रेट डार्कनेस का सबसे पावरफुल अवतार निकल के आता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि जो द ग्रेट डार्कनेस है वो एक कंप्लीटली ईविल एंटिटी है, एक लिविंग एंटिटी निकल के आती है, एंड बेसिकली एम्प्टी हैंड उसी का राइट हैंड है, जिससे यह हमें पता चलता है कि ऑलरेडी एम्प्टी हैंड एक काफ़ी ज़्यादा ईविल कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, जो डीसी कॉस्मोस के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। एंड इवेंचुअली उस बेसिस से अगर देखा जाए तो द ग्रेट डार्कनेस के जितने भी बाकी अवतार्स हो गए, जितने भी बाकी एस्पेक्ट्स हो गए, सच एज डार्क साइड और अपसाइड डाउन मैन, उसे भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं।
नंबर वन, एंटी मॉनिटर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एंटी मॉनिटर डीसी मल्टीवर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स में से एक हमें देखने को मिला था, जहां मैटर और एंटी मैटर के डुअलिटी एक्सपोजर की वजह से एंटी मॉनिटर एग्जिस्टेंस में आया, जो एंटी मैटर को कंट्रोल कर सकता था और उसका काम था मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना, जिसमें एक तरीके से वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, जहां वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करता है क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ के में, जिसकी वजह से आगे चल के 52 यूनिवर्सेस की क्रिएशन होती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो आगे चल के रीबर्थ की इटरेशन के अंदर इसकी ऑरिजिन थोड़ी चेंज की गई, जहां ये हमें बताया गया कि एंटी मॉनिटर ब्रदर्स में से एक था, जो सिक्स्थ डायमेंशनल बीइंग्स थे, जो एक्चुअल में परपेचुआ के बेटे निकल के आते हैं। और एंटी मॉनिटर को क्रिएट किया गया था टू गार्ड द बाउंड्रीज ऑफ द क्रिएशन, बिकॉज वो एंटी मैटर को कंट्रोल कर सकता था। बट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एंटी मॉनिटर का जो ओरिजिनल इटरेशन था, उसमें वो हमें वन ऑफ द मोस्ट इविल एंटिटीज में से एक देखने को मिला था, हु एवर एग्जिस्टेड इन द डीसी कंटिन्यूटी। सो गाइज, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के 10 मोस्ट ईविल एंटिटीज़ को लेके। अब मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह देता हूँ कि एक रैंडम रैंकिंग वीडियो थी। ऑलरेडी हमने डीसी के अंदर काफ़ी सारी ईविल एंटिटीज़ देख रखे हैं, इस वजह से तुमने मल्टीपल पोजीशंस पे मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टैक होते हुए देखा होगा इस वीडियो में। बट स्टिल हर कैरेक्टर को तो अपन इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी अगर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।